अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब गुंदल हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। एज़ यूजुअल गेस्ट जो है वो एक डिफरेंट हमने कैटेगरी से चूज़ किया है, जिसके साथ हम डिस्कशन करेंगे दो चीज़ों पे। लेकिन वो दो चीज़ें क्या हैं वो गेस्ट से मिलने के बाद जो है वो हम बताते हैं। और गेस्ट हमारी जो है वो डेंटिस्ट भी हैं और एस्थेटिशियन भी हैं, जिनका नाम है नवाल तलत। अस्सलाम वालेकुम नवाल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और एक डेंटिस्ट को देखते ही जो है ना वो दिल में बड़े बड़े सवाल आने शुरू हो जाते हैं, तो उन्हीं सवालों से शुरू कर लेते हैं जो हमारी डेली Sure. की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आप एस्थेटिक्स में काम भी कर रही होती हैं और उसके साथ साथ आप डेंटिस्ट्री को भी लेके चल रही हैं, तो दोनों पे ही सबसे पहले नज़र पड़ती है। हम किसी से मिलते हैं, हम उसकी स्किन को देख रहे होते हैं, हम उसके दांतों को देखते हैं, फेस ऑफ कोर्स मैटर करता है। तो इट्स योर चॉइस कि पहले दांतों पे बात करें या स्किन पे बात करें। आपको क्या पसंद है ज़्यादा? मेरा हाल है दोनों ही पसंद है, तभी मैं इस फील्ड में हूँ। तो आप वैसे किसी की क्या भी बात करें। आपकी एक मोटिवेशन थी इन दोनों साइड्स पे आने की? क्यों? एस्थेटिक का तो मैंने अभी कुछ अर्सा पहले स्टार्ट किया है। बेसिकली मैंने BDS किया हुआ है, ठीक है। तो मैं शुरू से मैं डेंटिस्ट्री की फील्ड में हूँ। ओके, आपको डेंटिस्ट्री में क्या ज़्यादा मुश्किलात फेस आई? क्या मुश्किल लगता है? क्या पसंद है? मुश्किल ये लगता है कि जब पेशेंट्स आते हैं और घर से ब्रश नहीं करके आते हैं, ओह, दैट ये इज सो सबसे ट्रू। ज़्यादा जो है ना, ये सबसे मुश्किल काम लगता है। तो क्या आपने कभी किसी पेशेंट को बताया अभी? बताया नहीं है, लेकिन खुद फील बहुत जरूर कोड किया। वर्ड्स में मैसेज अपना मैंने काफ़ी लोगों को कन्वे किया है। हाँ, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू आर गोइंग टू अ डेंटिस्ट प्लीज़ ब्रश योर टीथ और फिर जाएं। दैट इज़ अ वेरी गुड मैसेज भी वैसे। तो दांतों की मोस्टली हम देखते हैं कि कैविटीज़ बहुत ज़्यादा इशू है। तो पहले तो ये बता दें कैविटीज़ होती क्या है और होती किस चीज़ से हैं? कैविटीज़ बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा जो है ना, वो स्टिकी फूड और मीठा खाने की वजह से बनती हैं। ओके। आपने देखा होगा आजकल के जो लोग हैं या बच्चे स्पेशली, उनमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कैविटीज़ की इसी वजह से है, क्योंकि जो हमारी आजकल की डाइट है वो ऐसी हो गई हुई है। ट्रू। हम स्टिकी फूड खा रहे हैं, चीज़ी फूड खा रहे हैं, और सारा सारा दिन फिर वही हमारे दांतों पे लगा रहता है। हम ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे, फ्लॉसिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे, फिर हमारी डाइट में से जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो माइनस हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा एंटर हो गए हैं हमारी डाइट में। ये बेसिकली सब कुछ प्रोग्रेस करता है, लेके चलता है कैविटीज़ की तरफ। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो भी दांतों को ख़राब करती हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स का तो बहुत मेजर रोल है दांत ख़राब करने में। हमारे दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम एनेमल कहते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जो है ना, ड्रिंक्स हमारी उनको ख़राब करती है, और जैसे जैसे वो एरोड होती है, हमारा जो उसकी नीचे वाली इनर लेयर्स होती हैं वो बाहर आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपका सबसे पहले कलर चेंज होता है, स्टेन्स आते हैं, और फिर वो कैविटीज़ में भी चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा जो हम बहुत गर्म ठंडा अक्सर लोग जो है वो फील करते हैं, तो वो क्यों होती हैं सेंसेशंस? सेंसिटिविटी बेसिकली इसी वजह से होती है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो भी हम ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं, वो सबसे पहले हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है ऊपर वाली एनामल, वो उसको ख़राब करता है। तो जैसे ही आपकी नीचे वाली लेयर एक्सपोज होती है, फॉर एग्जांपल जो आपकी सेकंड लेयर है वो डेंटिन है, वो उसमें आपकी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो इनसे जब भी एक्सपोज होती हैं तो वो सबसे पहले सेंसिटाइज होती हैं, जिनकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। तो ब्रशिंग कितना इम्पॉर्टेंट है और फ्लॉसिंग? ब्रशिंग आइडियली जो रिकमेंडेड है वो तो इट इज़ लाइक ट्वाइस अ डे। ठीक है। तो 2 बार तो लाजमी करें, मॉर्निंग और रात को सोने से पहले लाजमी करें। ठीक है। और फ्लॉसिंग स्पेशली उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके दांतों में थोड़े से गैप्स हैं, बिकॉज जितने ज़्यादा गैप्स होते हैं खाना फंसता रहता है, कैविटीज़ हैं, खाना फंसता रहता है। तो उन्हीं जो प्रॉक्सिमल एरियाज़ हैं, जो 2 दांतों के बीच में एरियाज़ या गैप्स हैं, उनको साफ़ रखने के लिए फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, जो अक्ल दाढ़ होती है, क्या वो वाकई ही अक्ल आने से ही आती हैं या वैसे ही आ जाती हैं? नहीं इसका इससे बिल्कुल भी लिंक नहीं है। असल में इसकी जो एज है वो आफ्टर 18 ये आती है। ठीक है। तो वो एक मिथ बन गई हुई है कि आफ्टर 18 जो है वो अकल आने लगती है, तो उन्होंने लोगों ने इसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। एक मिथ आपने सुना होगा कि अगर आप अकल दाढ़ निकलवा देते हैं तो सुना है कि सारी अकल भी चली जाती है। ओ या अकल भी निकल गई है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ बन गई हुई है। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे कॉन्सेप्ट्स खराब कर रही हैं कि अकल को हमने निकालना था, आपने फिर अंदर डाल दिए कि उससे मैच ही नहीं वो कर रही।
नहीं, नहीं, अक्ल का होना और अक्लदार का होना हाँ, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। तो अगर आप इसको किसी फॉर एनी रीज़न आप निकलवा भी देते हैं, तो आपकी अक्ल वहीं पे ही रहती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों में हम देखते हैं कि अक्लदाड़ जो होती है या जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं वो निकल जाता है। तो इसका रीजन होता क्यों है? इसका रीज़न यही है कि अ, ये सबसे एंड पे आता है आपका। ये लाइक आफ्टर 18 एज ऑफ 18 से पहले आपके सारे दांत आ चुके होते हैं बिल्कुल ठीक है। सेकंड मोलर तक। ठीक है। तो ये सबसे एंड पे आता है 18, 17, 19, 20 तक आता है। कुछ लोगों में 22, 23 के बाद भी आता है। जब तक ये आता है तब तक बाकी आने वाले दांतों ने सारी स्पेस ले चुके होते हैं दांत। बिल्कुल। इसके लिए बहुत थोड़ी स्पेस बचती है। ठीक है। तो जब ये आता है तो फिर जब ये निकलने की कोशिश करता है तो आधा आ जाता है और आधा बोन के अंदर रहता है, आधा बाहर रहता है, जिसकी वजह से इसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता। तो वो जो आधा अंदर और आधा बाहर होता है, जब यहाँ पे खाना फंसता है तो बेसिकली ये वहाँ पे जो गम होता है उसको भी खराब करता है। आपकी गम पॉकेट बन जाती है, उसको भी खराब करता है। और जितनी देर खाना यहाँ पे स्टिक रहता है, आप ब्रश नहीं करते, और प्रॉब्लम्स एग्रवेट करता है। क्या आप इस चीज़ को सजेस्ट करती हैं कि जो आधा दांत अंदर और आधा बाहर है, आप अगर कोई पेशेंट है जो उसको साफ रख रहा है, मतलब ब्रश कर लेता है, खाना वहाँ नहीं स्टिक करने देता, नहीं फंसता, तो क्या उसको भी रिमूव करवानी चाहिए या उसको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? डॉक्टर को विजिट करें। देखें, वो तो रेगुलर चेकअप आपके 6 मंथ्स या ईयरली रिकमेंडेड ही हैं कि आप अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाएं। लेकिन अनटिल अनलेस वो आपको कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं कर रहा, तो आप उसको रहने दें। हाँ, अगर आपका डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करता है कि ये फर्दर टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में आप उसको साफ तो ज़रूर रखें। ठीक है। तो एक और चीज़ जो हम लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं वो ये होता है कि बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। पहले तो वो होते क्यों हैं? क्या इसकी रीज़न जो है वो बॉटल फीड होता है या सूदर्स होते हैं? बॉटल फीड और सूदर्स का बहुत बड़ा एक मेजर रोल है। इसके अलावा आपने देखा होगा बच्चे थंब सकिंग करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे मेजर रोल थंब सकिंग का है। ठीक है। तो पेरेंट्स को मैं कहती हूँ कि अर्ली चाइल्डहुड से ही इस पे फोकस करना चाहिए कि बच्चा ये काम ना करे। और हैबिट ब्रेकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी हैबिट जितनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, वो अर्ली चाइल्डहुड से लेके लेट चाइल्डहुड तक वही आपकी आदत रहती है। तो बेसिकली जब बच्चा थंब सक कर रहा होता है तो उसकी पैलेट थंब के ही शेप में जाना शुरू हो जाती है। वो दैट इज कॉल्ड वी शेप्ड पैलेट। ठीक है। तो जब वो वी शेप डेवलप होती है तो वो अपने दांतों को भी ऑब्वियसली बोन साथ लेके ग्रो कर रही है। तो जो आपके आगे वाले दांत है वो बाहर आने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो दांत हमारे टेढ़े मेढ़े आ गए हैं, अब उनको हम एक तो आप लोग कहते हैं कि जी उसके ये प्रोसीजर्स हैं, तो वो क्या क्या होते हैं हमें वो भी बता दें, और क्या लेस पेनफुल है वो भी बता दें। देखें, दांतों को आइडियली जो एज रिकमेंडेड है अलाइनमेंट के लिए वो है आफ्टर 12। क्योंकि आपके जो परमानेंट दांत होते हैं वो 12 ईयर्स तक सारे आ जाते हैं। ठीक है। तो वी वेट जब तक के सारे दांत आ जाएं। तो 12 ईयर्स इज द एज कि जब सारे परमानेंट दांत आ जाते हैं, उसके बाद हम अपनी अलाइनमेंट के स्टार्ट करते हैं। और अलाइनमेंट में आजकल 2 ही हैं, एक वायर्स हैं जिसको हम ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स या ब्रेसेस कहते हैं, और द सेकंड इज द क्लियर अलाइनर्स जो कि ट्रांसपेरेंट हैं। और आजकल डिमांड इनकी ज़्यादा है क्योंकि एस्थेटिक कंसर्न्स लोगों के ज़्यादा हैं। आप इनको लगा के पब्लिक में भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली, विजिबल नहीं है जी। उससे ज़्यादा जो है हम लोग ये देखते हैं कि आजकल लोगों ने दांतों की ख्याल रखना जो है वो ज़रा ज़्यादा कर दिया है। तो वो टूथपेस्ट तरह तरह की डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सारी टूथपेस्ट ठीक हैं या कोई आप स्पेशल रिकमेंड करेंगी? टूथपेस्ट तो सारी अच्छी हैं, लेकिन मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो आती हैं, ठीक है, वो रिकमेंडेड नहीं है। वो आपको अगर कोई डॉक्टर, आपका जो भी डेंटिस्ट है, फॉर टाइमिंग अगर सजेस्ट कर देता है या प्रिस्क्राइब कर देता है तो ठीक है। लेकिन मेडिकेटेड टूथपेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो पेशेंट्स खुद ही से एड्स ये आप क्या कह रही हैं? हम तो साल हा साल से वही इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मेडिकेटेड टूथपेस्ट और सिंपल टूथपेस्ट में फ़र्क है। मेडिकेटेड टूथपेस्ट में और भी केमिकल्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होती हैं, या इसके अलावा एजेंट्स होते हैं जो आप फॉर अ लॉन्गर टाइम अगर आप यूज़ करें तो वो दांतों को ठीक करने की बजाय उसको ख़राब करने की तरफ लेके जाते हैं। तो एनीथिंग दैट इज़ वी आर डूइंग इन मॉडरेशन इज़ गुड इनफ। लेकिन अगर आप उसका एग्जैजरेट कर रहे हैं, ज़्यादा उसका यूज़ कर रहे हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो भी विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डेंटिस्ट, जस्ट बिकॉज कि आपके फ्रेंड्स ने बता दिया है या आपके सर्कल में कोई यूज़ करे, आपने कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट देख लिया। माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए?
माउथ वॉश ज़रूर यूज़ करना चाहिए, लेकिन माउथ वॉश का भी वही है कि आपको उसको किस तरह से यूज़ करना है। माउथ वॉश को 1 या 2 दफ़ा दिन में यूज़ करें, और उसका भी यही प्रोटोकॉल होता है कि आप 2 वीक्स उसको यूज़ करें, ठीक है, या 1 बॉटल आपने यूज़ कर ली है फुल, जो उसकी ठीक है, फुल साइज़ बॉटल है आपने वो यूज़ कर ली, उसके बाद फिर आप 1 महीने का, 2 महीने का गैप ले लें। ठीक हो गया। बिकॉज़ जितना माउथ वॉश का ज़्यादा यूज़ भी आपके दाँतों पे स्टेन्स कॉज़ करता है। ओके, जी। क्या चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से भी दाँतों पे स्टेन्स आते हैं? कैफ़ीन तो दाँतों को काफ़ी ख़राब करती है। वही बात है, एनीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड इनफ, लेकिन अगर एक बंदा 4 कप, 5 कप चाय या कॉफ़ी दिन में पी रहा क्या है। बात कर रही हैं, 4-5 कप? मेरे पेशेंट्स जो हैं वो 15-15 कप चाय पी रहे होते हैं। जब मेरे पास आते हैं और आके वो सिंपल कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं, पता नहीं वज़न क्यों बढ़ गया है, नहीं पता, आप 4-5 पे रह रही हैं। 15 कप कॉफ़ी का तो मेरा ख़्याल है उनके दाँत फिर कॉफ़ी की तरह ही नज़र आते होंगे। एग्जैक्टली लेकिन कुछ डेंटिस्ट और कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कुछ लोगों की हड्डी का कलर जो है वो येलो होता है, इसलिए वो जितनी मर्जी ब्रशिंग कर लें, जो मर्जी कर लें, वो कलर वाइट नहीं हो सकता। इज इट ट्रू? कुछ लोगों में ये जेनेटिक होता है, ठीक है, लेकिन हड्डी का कलर नहीं। इट इज़ बेसिकली वही बात है कि आपके दाँत में 3 लेयर्स हैं, एनेमल है, डेंटिन है और फिर नीचे पल्प है। ठीक तो है, जो आपका कलर ऊपर से शो हो रहा होता है दैट इज़ बेसिकली बिकॉज़ ऑफ द डेंटिन। ठीक तो है, आपका डेंटिन का जो कलर है वो ऊपर से नज़र आता है। ठीक है। लेकिन अगर वो एनेमल एरोड ऑफ हो गया है ड्यू टू आपकी विगरस ब्रशिंग कर रहे हैं, आप ज़ोर-ज़ोर से डेली ब्रश कर रहे हैं, एब्रेसिव मोशन में, हम्म और आप फ्रिज़ी ड्रिंक्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम्म ऊपर वाली लेयर तो आपकी चली गई। तो सेकंड लेयर जो है वो तो नेचुरली थोड़ी येलोइश ही होती है। तो ठीक है। वो कलर जब आपका नीचे से आता है तो दैट हम्म इज़ बेसिकली वही डिपिक्ट होता है आपका अच्छा, ये येलो। प्रॉब्लम आ रही होती है और हम उसको कुछ और ही समझते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि हम लोग जो हैं वो एक्सेसिव यूज़ अगर कर रहे हैं खजूर का या इंजीर का, वो भी मीठा ही होता है और अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के दांतों के साथ जब खजूर स्टिक करती है तो वो बड़ी पेनफुल होती है। तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं फिर? देखिए, बार-बार वही बात आ रही है, एनीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड। हुँ, आप देखें खजूर का भी एक टाइम है, आप दिन में 1, 2, 3 खाएँ, लेकिन ऑब्वियसली वो स्टिकी फूड है। हुँ, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब भी आप स्टिकी फूड ले रहे हैं, हुँ, तो आपने उसको रिमूव भी करना है। बिल्कुल ठीक है। जो भी आप लोग डाइट ले रहे होते हैं, आपको सबसे ज़्यादा वो जो भी बंदा खा रहा है उसको खुद पता है कि ये मेरा कितना ही मेरे दाँतों में स्टिक कर रहा मैं है। एक फ़नी यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी चीज़। हम लोग एक गैदरिंग में बैठे हुए थे, रमज़ान था, इफ्तारी हुई। एक आंटी थी मेरे साथ, उन्होंने खजूर खानी शुरू की। खजूर के साथ उन्होंने जी गुठली निकालने के लिए वो किया तो उनका दाँत भी साथ ही बाहर आ गया। एंड दैट वाज़ और वो उनको पता भी नहीं उस टाइम पे चला। उनको कोई 5-10 मिनट बाद पता चला कि जी मेरा दाँत जो था वो खजूर के साथ ही बाहर आ गया और उस टाइम पे फिर वो पछता रही थी कि मुझे ये एक भी खजूर नहीं खानी चाहिए थी। सेम इज़ द केस जैसे आपने कहा कि पेशेंट्स को खुद अवेयरनेस होती है कि उनको कितनी चीज़ तंग कर रही होती है, लेकिन वो शायद रहा नहीं जाता या बर्दाश्त नहीं होता, क्या कर सकते हैं, इंसान है हम भी, हमारा भी दिल करता है। ये तो हो गई बातें दांतों की। दांतों की आगे और भी अगर क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते हैं तो हम करते हैं, लेकिन श्योर। अब एक स्किन के हवाले से क्वेश्चंस मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी और बालों पे भी कर सकते हैं या बालों पे ना करें? नहीं, नहीं, आप करें, ज़रूर करें। अच्छा, खूबसूरत बाल कैसे हासिल कर सकते हैं? खूबसूरत बाल तो देखिए आजकल सारे सैलून इसी में लगे हुए हैं खूबसूरत बाल देने में। हाँ, डिफरेंट हेयर डूज़ हैं, आजकल हुँ, ब्लो ड्रायर्स बहुत ठीक है। कॉमन है। हुँ, हर बंदा बस ब्लो ड्रायर के लिए आजकल कर रहा है। लेकिन अंदर से इनटेक बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपनी डाइट आप हुँ, लोगों ने अच्छी रखनी है। ट्रू। डाइट में आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बालों के लिए वो सबको पता है, दैट इज़ प्रोटीन, हुँ, जो कि हमारे बालों में इन द फॉर्म ऑफ कैरेटिन हुँ, प्रेजेंट होता है। और आप एक्सटर्नली भी अपने बालों पे जब कैरेटिन ही करा रहे हैं तो हुँ। आप वो एक्सटर्नल तो आप उसको दे रहे हैं, मगर इंटरनल आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे। लेकिन केराटिन तो हम बालों को स्ट्रेट कराने के लिए कर रहे होते हैं। कैरेटिन इज़ बेसिकली प्रोटीन। या तो प्रोटीन जब आप अपने बालों को एक्सटर्नली दे रहे हैं तो वो आपका फ्रिज कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, प्लस आपके बालों को जो भी डैमेज हुआ हुआ है, रिपेयर हुआ है, उसको रीस्टोर कर रहा है। ठीक है। कोई नेचुरल केराटिन या रेमेडी हमें बता दें अगर? देखिए, नेचुरल रेमेडीज़ तो बहुत सारी हैं। हुँ, जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेरी तरफ से है, जो बहुत कॉमन होम रेमेडी है, वो है द यूज़ ऑफ मेयोनीज़। ओके। वो बहुत अच्छा है। आप और द सेकंड इज़ द यूज़ ऑफ वैज़लीन, ऑन दैट इज़ आपके एंड्स हेयर, या स्कैल्प भी? नहीं स्कैल्प नहीं, हाँ, जो सिर्फ़ एंड्स। आपके, जी, ठीक स्कैल्प है। छोड़ के
आपका अपर पार्ट जो एरिया ऑफ क्राउन है वो छोड़ के आप नीचे यूज़ करें। ठीक हो गया। मेयोनीज़ को आप स्कैल्प में भी लगा सकते हैं। ओके। वो सिर्फ आपका नरिशिंग प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा जो आप एक्सटर्नल है वो आप देखें आजकल सैलून्स में ट्रीटमेंट केराटिन है, एक्सटेंसो है, ये तो आपके एंटी फ्रिज ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है। इनके अलावा आजकल सबसे जो कॉमन इशू है वो हेयर फॉल, डैंड्रफ, थिनिंग ऑफ हेयर का है। उसके लिए हम लोग अपने एस्थेटिक्स में तो आजकल सबसे ज़्यादा जो रेकमेंड कर रहे हैं वो दैट इज़ हेयर पीआरपी। ठीक है। पीआरपी का आपने और सबने मेरे हाल नाम सुना होगा। पीआरपी Exactly. इज़ बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम पेशेंट से ही पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं फॉर 15 मिनट्स। जो उसके प्लाज्मा होता है वो ब्लड से सेपरेट हो जाता है और पेशेंट का ही प्लाज्मा हम उसमें इंजेक्ट करते हैं। तो इसमें ये एडवांटेज ये है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। बिकॉज पेशेंट का ही ब्लड उसमें यूज हो रहा है। एग्जैक्टली। और बेसिकली प्लाज्मा में है ग्रोथ फैक्टर्स। तो जो भी पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं हेयर फॉल से, थिनिंग ऑफ हेयर से, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है वो हेयर पीआरपी है। आप करती हैं? जी, हम अपने क्लिनिक पे करते ये हैं। पेनफुल प्रोसीजर होगा काफ़ी। यस, इट इज़ पेनफुल, लेकिन पेन को केटर करने के लिए भी हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। ओके। टॉपिकल एप्लीकेशन होती है जिससे हम स्कैल्प को नम कर देते हैं। फिर नवाल से ही पीआरपी करा ली जाए ताकि एटलीस्ट पेन तो नहीं होगी हम लोगों को। और मुझे ये बताएं कि अगर नंबर ऑफ हेयर्स कम हों और हम उनको बढ़ाना चाह रहे हों तो पहले हम उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट्स और इन चीज़ों की तरफ जाते थे। क्या पीआरपी रिप्लेसमेंट है हेयर ट्रांसप्लांट का? देखिए, हेयर पीआरपी तो है रिप्लेसमेंट ट्रांसप्लांट का, लेकिन ठीक है। इसमें एक केस आ जाता है दैट इज़ जेनेटिक। ठीक है। जो लोग जिनकी जेनेटिक्स में जो है एलोपेशिया रन कर रहा है। ओके। आपने देखा होगा काफ़ी मेल अर्ली एज में ही उनका जो सेंटर अपर मिड पार्ट है वो बॉल्ड होने लग जाता है। एग्जैक्टली। अब अगर तो उनके जीन्स में ये चीज़ है तो आप जो हेयर पीआरपी से जो पहले के बाल हैं उसको स्ट्रेंथन तो कर सकते हैं। उसको मजीद आप उसको मतलब उस प्रोसेस को आप एक जगह स्टॉप तो कर सकते हैं। Exactly. मगर जो हेयर लॉस हो चुके हुए हैं इन दोज पेशेंट्स जिसमें जीन्स ही ऐसे हैं, जिनके जेनेटिक्स ऐसे हैं, आप उसको रीग्रो लाइक 5% 10% आप कर सकते हैं। लेकिन आप उससे सिर्फ हेयर पीआरपी से एक्सपेक्ट करें कि जो हमारे जीन्स हैं वो चेंज हो जाए तो वो नहीं हो सकता। फिर इन दोज केसेस वी रेकमेंड हेयर ट्रांसप्लांट। एलोपेशिया जो है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं थ्रू मेडिकेशन या थ्रू प्रोसीजर्स? यस, वी कैन ट्रीट। वही है कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट। सिर्फ आप ओरल उस पर नहीं रह सकते, आपको एक्सटर्नली भी करना पड़ता है। तो वही आप प्रोसीजर्स के साथ विद द ओरल डोज ऑफ लाइक बायोटिन, मल्टीविटामिन। इतनी खूबसूरत डॉक्टर करेगी तो सब कुछ खुद ही हो जाएगा। आई बिलीव दैट। मैं आपकी बात से एग्रीड हूँ और जो हमारे देखने वाले हैं वो भी इससे एग्री कर रहे हैं। और हम सून नवाल को जो है वो उसके क्लिनिक में विजिट कर रहे होंगे अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, ताकि हम एक खूबसूरत ग्लोइंग स्किन जो है वो हासिल कर सकें। अब स्किन की अगर हम बात करें, पीआरपी आप बालों की तो कर ही रही हैं, तो क्या स्किन की पीआरपी जो है वो भी कर रही हैं और वो कितनी इंपॉर्टेंट है? जी, हम स्किन की भी कर रहे हैं। पीआरपी के डिफरेंट यूजेस हैं। आपने देखा होगा आजकल जो हमारी स्पेशली जो टीन एज है, बल्कि अब तो जो आपकी लेट 20s हैं उनमें भी एक्नी का बहुत एक कॉमन इशू चल रहा है। एक्नी के अलावा जो एक्नी तो इशू रिजॉल्व हम कर लेते हैं, लेकिन उसके एक्नी के स्कार्स काफ़ी रह जाते हैं। एक होते हैं जो आपकी टॉपिकल आपकी जो सरफेस है उसके ऊपर होते हैं। बिल्कुल ठीक है। दैट इज बेसिकली स्कार्स। एक होते हैं जो डीप होते हैं, आप उसको हम आइस पिक स्कार्स कहते हैं, जिसको बेसिकली उर्दू में सब खड्डे कह रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इनका जो इशू है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इन्हीं चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए जो है स्किन पीआरपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी जो लोग जिनको हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है, आपने देखा होगा कि चीक्स पे पिगमेंटेशन होती है, कॉर्नर्स ऑफ लिप्स पे पिगमेंटेशन होती है, तो उसको केटर करने के लिए भी पीआरपी डिस्कलरेशन में भी हेल्प करती है। यस, डिस्कलरेशन इज बेसिकली वही आपकी हाइपर पिगमेंटेशन। आपके कहीं से जहाँ आपकी पिगमेंटेड एरियाज हैं, आप जब भी वहाँ पे स्किन पीआरपी करेंगे, दैट इज बेसिकली फेस पीआरपी, तो आपका प्लाज्मा जो है वो बेसिकली उसमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं, आपकी न्यू स्किन को वहाँ पे वो ग्रो करेगा। बिल्कुल ठीक है। और आपकी स्किन रिजुविनेट होगी। आजकल हम देख रहे हैं डॉक्टर साहिबा, हाइड्रा फेशियल जो है ना वो बड़ा ही कोई कॉमन हो रहा है। तो क्या हाइड्रा फेशियल होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हाइड्रा फेशियल इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। रिकमेंडेड तो ये कि आप एवरी मंथ कराएं। ठीक है। हाइड्रा मीन्स हाइड्रेशन। बेसिकली आपकी स्किन जिसमें से जो डिहाइड्रेट हो गई हुई है उसको वापस हाइड्रेट करने के लिए हाइड्रा फेशियल्स जो हैं वो आजकल मार्केट में हैं।
बट मेरा एक मैसेज ये है कि आप जब भी हाइड्रा फेशियल कराएं, किसी ट्राइड, टेस्टेड, रिनाउंड किसी क्लिनिक से कराएं आजकल, वरना हर सैलून ने शुरू किए हैं। किसी डॉक्टर से कराएं बेसिकली। डॉक्टर से कराएं, किसी क्लिनिशियन से कराएं जिसको इसका आइडिया है, जिसको इसकी मैकेनिक्स, इसकी जो सारी टेक्निक है, जिसको जिसने मशीन सीखा का हुआ है। जिसने सीखा है, जिसको मशीन का नॉलेज है, जिसको प्रोब्स का नॉलेज है, वो कराएं। जैसे नवाल अभी मुझे बता रही थी कुछ टाइम पहले ही कि इन्होंने काफ़ी सारी जो है वो सर्टिफिकेशंस की हैं और जो है वो सेशंस लेती रहती हैं और एडवांसमेंट्स ऑफ कोर्स आती रहती हैं मशीन्स में और हाइड्रा में। तो आपने जैसे बताया आपने बहुत सारे सेशंस लिए, ऑफ कोर्स द लर्निंग प्रोसेस आपका और एक जो बंदा है जिसने कभी वो किया ही नहीं है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो आप एक हाइड्रा दे सकती हैं वो एक नॉर्मल बंदा तो नहीं दे सकता। तो हाइड्रा फेशियल में और नॉर्मल फेशियल में क्या डिफरेंस है? हाइड्रा फेशियल में बेसिकली हम लोग हाइड्रा फेशियल की मशीन यूज़ कर रहे होते हैं। ओके। उसमें 10 to 12 प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जिसमें आपका क्लेंजिंग तो वही बेसिक प्रोसीजर होता है, लेकिन हाइड्रा मशीन के साथ आप उसको इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है। इसमें अल्ट्रासोनिक रेज होती हैं हम्म। जो आपकी स्किन को आपको लिफ्ट अप भी आप फील करते हैं, आपके पोर्स को भी श्रिंक करता है और आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है। लेकिन कंपैरेटिव टू द नॉर्मल फेशियल, तो उसमें आप सिर्फ क्लेंजिंग की तरफ जाते हैं, बल्कि नॉर्मल फेशियल ये जो सैलून्स में सब लोग कर रहे हैं उसमें उन्होंने काफ़ी ब्लीचिंग केमिकल्स और पॉलिशिंग एजेंट्स डाले होते हैं, जिसकी वजह से स्किन मुझे लगता है ठीक, आपको फॉर टाइम तो शायद ठीक लगती है, लेकिन फॉर लॉन्गर रन उसका काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं स्किन पे। दैट इज़ ट्रू कि मतलब हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि फॉर टाइम बीइंग हमें क्या चीज़ जो है वो अच्छे रिजल्ट्स और इफ़ेक्ट्स दे रही है और इन लॉन्गर रन तो हम उस तरफ आ ही नहीं रहे होते। जैसे हम बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखते हैं लोगों में कि वो क्रीम्स जो हैं वो मिक्स, पता नहीं उसका क्या मिक्सचर बना के और वो फेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं। इज़ इट सेफ? वाइटनिंग जो क्रीम्स हैं क्या लगानी चाहिए? क्या करें? देखिए, इट इज़ मेरी तरफ से तो दिस इज़ अ बिग नो। ठीक है। आपने स्पेशली आजकल काफ़ी मार्केट में नेम्स हैं, मैं आई डोंट उनका नाम थिंक नहीं सो लेते और मैं उसको नाम हाँ। लूँगी, बट बहुत कॉमन प्रैक्टिस एक बन गई हुई है। हुँ। लोग अपने घर पे एड्स देखकर या अपने हुँ। फ्रेंड सर्कल में देखकर गोरा होने के लिए, ये जो हुँ। एक मिथ बन गई हुई है कि जी गोरा होना है, हुँ। बहुत सारी क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन क्रीम्स में इतने जो हार्मफुल एजेंट्स हैं वो ऐड हुए होते हैं, हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं, मर्क्यूरी होता है, जो आप लॉन्गर टाइम अगर आप यूज़ करते रहें तो स्पेशली जो स्टेरॉइड्स हैं वो आपकी जो स्किन की टॉप मोस्ट लेयर है उसको तो ख़त्म करते ही हैं, आपकी पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है और अर्ली रिंकलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मेरे पास एक पेशेंट थी, तकरीबन कोई 6 मंथ्स पहले वो मेरे पास आया करती थी और उनकी स्किन बहुत अच्छी ग्लोइंग थी, लेकिन उनमें एक हमेशा से ये चीज़ थी कि मेरा कलर फेयर नहीं है। अभी उन्होंने मुझे कोई 30 डेज़ पहले या आई गेस कोई 15 दिन पहले वो दोबारा उन्होंने विज़िट किया, तो मैं उनकी स्किन देख के हैरान रह गई कि इतनी पतली स्किन की लेयर हो चुकी हुई थी कि जिसका कोई हाल ही नहीं था। जब मैंने उनसे पूछा तो पता ये चला कि वो मिक्सचर ऑफ क्रीम्स और वो चीज़ें अप्लाई कर रही थी फॉर वाइटनिंग। तो इस वाइटनिंग और ग्लोइंग स्किन इनमें क्या डिफरेंस है और किसको प्रेफर करना चाहिए? क्या आप नोट करें कि हमारा जो स्किन टोन है वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ट्रू। आपने बाहर जाके भी देखा होगा, दे आर वो लोग इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते अगर आप उनको एक लुक आप देखें, जितनी हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ऐसे ही है। उनका कलर ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसे ही वो है। एक मिथ बस एक बन गई हुई है कि गोरा होना है, गोरा होना है। तो अगर गोरा होना है तो फिर उसका एक स्ट्रेट मेरा हाल है पाथवे फॉलो किया जाए, बजाय इसके कि आप खुद से कोई भी क्रीम्स लगा रहे हैं जिसका मेरा हाल है कोई अच्छा इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन बुरा तो बहुत ज़्यादा उसके इफेक्ट्स हैं। क्या ये कैंसर कॉज कर सकती हैं? ज़रूर कैंसर कॉज कर सकती हैं, इसलिए क्योंकि जब आपकी अपर स्किन लेयर ही नहीं है, तो आप देखें जब आप सन एक्सपोजर आपका हो रहा है तो आपकी डीपर लेयर्स एक्सपोज हो रही हैं, और जितना ज़्यादा वो डीपर लेयर्स एक्सपोज हो रही हैं तो वो तो आपके कैंसर सेल्स को ग्रो करा सकते हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट ये चलता है कि जी अगर आपकी स्किन की लेयर थिन हो गई है ना तो आप विटामिन ए का एप्लीकेशन शुरू कर दें तो आपकी स्किन वापस से थिक हो जाती है। इज इट पॉसिबल?
विटामिन ए का एप्लीकेशन तो ठीक है, लेकिन आई गेस कि विटामिन ए की इनटेक, आपकी डाइटरी इनटेक का उसका ज़्यादा अफेक्ट होगा। लेकिन ऑब्वियसली जब आपने एक चीज़ ख़राब कर दी है तो उसको ठीक होने में टाइम रिपेयर कर सकते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं कर सकते। परफेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ ट्रू। और ये एक बड़ा अच्छा वो भी है कि आप बजाय क्रीम्स और इन चीज़ों की तरफ जाएं, आप क्यों ना किसी एक ऐसे डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, विजिट कर लो, जो आपको प्रॉपर मेडिकेशन और प्रोसेस बताए। अच्छा, बोटॉक्स जो है ये क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? देखिए, बोटॉक्स के साइड इफ़ेक्ट तो ऐसा कोई नहीं है, नॉट बिकॉज़ कि मैं इस फ़ील्ड में हूँ, ठीक है। लेकिन आप देखें कि अगर आप उस किसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ गुड इनफ। ठीक है। लेकिन अगर आप उसका यूज़ एक्सेसिव कर रहे हैं किसी कोई ऐसा क्लिनिशियन जो कि ट्रेन्ड नहीं है इस ठीक है। टेक्नीक में, आप उससे करा रहे हैं, तो इट कैन लीड टू इवन चेंज ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप बोटॉक्स बेसिकली क्या है, आप बोटॉक्स में मसल रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपने देखा होगा पेशेंट के फोरहेड पे काफ़ी रिंकल्स होते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो जब स्माइल करते हैं तो स्माइल के साथ उनके आंखों के नीचे यहाँ पे रिंकल्स पड़ते हैं, कुछ के नोज पे रिंकल्स पड़ते हैं। तो बोटॉक्स आप जब वहाँ पे इंजेक्ट करें तो दैट इज़ बेनिफिशियल, आपके रिंकल्स खत्म हो जाते हैं, आपकी फाइन लाइंस चली जाती हैं, बिकॉज वो आप बेसिकली आपके मसल को रिलैक्स कर रहा होता है। हाइड्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देखें हाइड्रेशन से ही ग्लो आता है। तो अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है तो आप सिर्फ डल ही नहीं बल्कि ऐसे लगेंगे आप जैसे बीमार हैं, आपकी स्किन पेल लगेगी। तो हाइड्रेशन के लिए क्रीम्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं और हाइड्रा फेशियल्स हैं। हाइड्रा फेशियल तो हमने फॉर एग्जांपल हर मंथ लेना शुरू कर दिया है और आप एजिंग की तरफ भी जा रहे हो। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं एक लेडी जो 45 इयर्स की है और वो एवरी मंथ हाइड्रा फेशियल लेती है, तो क्या उसकी एजिंग जो है हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं? एजिंग को तो स्लो डाउन नहीं कर सकते जस्ट विद द हाइड्रा फेशियल। एजिंग तो देखें इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, एजिंग को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हम नहीं बूढ़े होना चाहते। एजिंग के जो इफेक्ट्स आपके फेस पर आ रहे हैं आप उसको मेंटेन रख सकते हैं। आप किसी चीज़ को इस तरह से जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसको स्टॉप नहीं कर सकते, मगर उसके इफेक्ट्स को आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ आप हाइड्रा फेशियल के साथ ही, वो फिर मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं, पेशेंट के जो जो कंसर्न्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विद द एज थिनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, आप उसके लिए अलग प्रोसीजर्स हैं, पिगमेंटेशन के लिए अलग प्रोसीजर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग जो ये आजकल देखते हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है लेज़र का, तो लेज़र के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? इज़ इट सेफ या क्या है इसका? आजकल की जो रिसर्च है, जो अभी लेटेस्ट रिसर्च है, आपने डिफरेंट लेज़र हेयर रिमूवल के मेथड्स देखे होंगे, जिसमें हमारे पास वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, शेविंग है, यूज़ ऑफ क्रीम्स है। हाँ, या जो इसलिए इसको मैंने सबसे एंड पे बोला है कि जो सबसे बुरा काम है ना, आई गेस वो यही है। क्या क्रीम्स यूज़ जो हम कर रहे होते हैं उससे बाल मोटा होता है? उससे बाल मोटा होता है, उसके अलावा बहुत, मतलब बाल मोटा होने के अलावा वो बहुत से साइड इफेक्ट्स कॉज करती है। जैसे जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो आपकी डार्कनिंग ऑफ स्किन कर देती है। सबसे ज़्यादा उसका यही इम्पोर्टेंट जो है वो साइड इफेक्ट है कि आप जितना विद द टाइम आप यूज़ करते रहते हैं ना, आपकी स्किन का वो पैच आपकी पूरी बॉडी से वो डिफरेंट लगने लग जाता है। तो मैं यही बता रही थी कि जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट रिमूवल हेयर रिमूवल मेथड है वो दैट इज एंड ऑल्सो सेफेस्ट, दैट इज लेजर हेयर रिमूवल। तो लेज़र को हम फुल फेस के लिए, फुल बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, आप फुल फेस के लिए, फुल बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि किसी ट्रेंड प्रोफेशनल के पास जाएं, बिकॉज आजकल आपने देखा होगा काफ़ी इंस्टाग्राम फेसबुक पे एड्स हैं, इतने में फुल बॉडी लेज़र है, फेस लेज़र है, लेकिन लेज़र की भी एक पीछे पूरी एक साइंस है, टेक्निक है कि किस पेशेंट का क्या टाइप ऑफ हेयर है, किस टाइप ऑफ हेयर पे कौन सी लेज़र और कितने पैच उस पे यूज़ करने हैं, कितने पैच, कौन सी वेवलेंथ पे यूज़ करना है, कितने शॉट्स देने हैं फ्रिक्वेंसी पे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो सिर्फ लेज़र हेयर रिमूवल के एड्स देख कर इसमें आ जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमें बर्न हो गया। तो यही स्किन सैग कर गई, यही इसका साइड इफ़ेक्ट है
कि अगर आप किसी ट्रेंड के पास नहीं जा रहे जिसको बेसिकली लेज़र हेयर रिमूवल का नॉलेज ही नहीं है, या जिसको बेसिक आपके हेयर टाइप का नहीं पता, आपकी स्किन टाइप का नहीं पता कि आपकी जो स्किन टाइप है वो डार्क है या फेयर है, उस पर कौन सी वेवलेंथ यूज़ करनी है, तो वो बर्न कर सकता है। हेयर कलर्स जो हैं वो बालों को कितना डैमेज कर सकते हैं? हेयर कलर्स डैमेज करते हैं, स्पेशली जो बॉक्स डाइज हैं जो सब लोग घरों में यूज़ करते हैं, बिकॉज दैट इज़ कन्वीनियंट। सब लोगों के लिए आसान होता है, घर लाए, मिक्स किया और बस लगा लिया। बिल्कुल तो ठीक उसमें तो मेरे हाल है जो आप सैलून से करवा रहे हैं उससे ज़्यादा उसमें केमिकल्स हैं। सैलून वाले फिर भी थोड़े बेहतर हैं, बट देखें सब यूज़ कर रहे हैं, इवन मैंने भी किया हुआ, करना तो है अगर इसमें नहीं सरवाइव मैं करना उन है। लोगों में शामिल हूँ जिसने कभी बॉक्स डाई यूज नहीं किया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। या लेकिन मैं सैलून वाले डाइस की बात हाँ, कर रही हूँ कि आप जाएं किसी प्रोफेशनल से कराएं, हाँ एक बार इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने का भी आपको मजा आएगा, बालों की फील भी आपको अच्छी मिलेगी, वाइब भी अच्छी मिलेगी, लोग भी पूछेंगे, आपका दिल भी खुश होगा, रिजल्ट्स बेटर आपको मिलेंगे। क्या कटिंग जो है हम करवाते हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि जी उसका हाथ अच्छा था, बाल लंबे हो गए, उसका हाथ अच्छा नहीं था, बाल लंबे नहीं हुए, पतले हो गए। इज इट ट्रू? नहीं, ये बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। साइंस तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती है, ठीक है। लेकिन लोगों ने एक मिथ बनाया हुआ है। आप देखें कि जो हमारी हेयर ग्रोथ है दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम द स्कैल्प। ठीक है। आपके बाल जो है वो स्कैल्प से आ रहे हैं और आपका हेयर कट जो हो रहा है वो एंड से हो रहा है। बिल्कुल तो ठीक है। आपके हेयर एंड्स को जो भी कट कर रहा है, कोई भी हाथ लगा रहा है, आप कर रहे हैं, कोई भी सैलून से आप कटवा रहे हैं, तो हेयर कट का हेयर ग्रोथ पे कि किस तरह वो आ रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। ओके। ऑयलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है बालों के लिए? ऑयलिंग उसी तरह से बालों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिस तरह हाइड्रेशन स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके। आपने जो नेचुरल मॉइस्चर है वो आपने रिस्टोर रखना है, अपने बालों का भी ठीक और है। स्किन का भी। आजकल हम देख रहे हैं बायोटिन जो है वो बहुत कॉमन होता जा रहा है कि जी बायोटिन के सप्लीमेंट्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस और हर व्हाट नॉट किस चीज़ में अवेलेबल नहीं है। इज इट सेफ टू यूज़ कि कुछ भी यूज़ कर लिया जाए? कुछ भी तो नहीं, लेकिन अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, आप किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है या कोई क्लिनिशियन या एस्थेटिक फिजिशियन है जो आपको विद द प्रोसीजर्स ये रेकमेंड करे, प्रिस्क्राइब करे, फिर तो आप यूज़ करें। ठीक है। वही अनप्रिस्क्राइब्ड चीज़ें जो आप सिर्फ लोगों से सुन के, लोगों के रिव्यूज़ पे, एडवर्टाइजमेंट्स पर देख के यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। बहुत सारे लोगों में देखते हैं कि वज़न कम जब वो करते हैं अपना, उनकी स्किन भी ख़राब हो जाती है। तो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं? स्किन रिपेयर के तो फिर वही डिफरेंट मल्टीपल प्रोसीजर्स एंड डिपेंड करता है कि आपकी स्किन, आपका इशू क्या चल रहा है। अगर हम सिर्फ ये बात करते हैं ग्लो लैक कर रहा है या कलर पेलिश में आ रहा है? कलर पेलिश के लिए तो फिर आपको अपनी डाइटरी इनटेक ही अच्छी करनी पड़ेगी, बिकॉज ठीक आप है। ऊपर से तो आप अपनी पूरी एफर्ट से सही कर रहे होंगे, लेकिन पेशेंट का वही कंसर्न होगा, जी डॉक्टर साहब ग्लो नहीं आ रहा। हाँ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा मैं कहती हूँ इम्पोर्टेंट है। ठीक आप है। अपनी डाइट अच्छी रखें। ठीक है। डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अपने फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखें ठीक है। डाइट में। उसके फ्रेश साथ आप जूसेस लिए जा सकते हैं? फ्रेश जूसेस लिए जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक है प्रोटोकॉल है, स्पेशली फॉर दोज पेशेंट्स जो एक्नी से सफ़र कर रहे हैं। मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आपने उठते साथ ही ना कोई इस तरह का आपने फूड या कोई ऐसा जूस नहीं लेना दैट इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली एसिड। ठीक है। आपने अपने स्टमक को सुबह सुबह निहार मुंह जिसको हम कहते हैं एम्प्टी स्टमक, आपने उसकी एनवायरनमेंट एसिडिक नहीं बनानी, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज जितनी आपका गट आपका एसिडिक होगा इन द स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग तो वो एक्नी को ट्रिगर करता है। आप ठीक है। स्टार्ट करें, बेसिक एनवायरनमेंट बनाएं, एसिड बेसिस में, एसिड और बेसिस में आप बेसिस का इंटेक रखें। ज़्यादा रखें। जी। आपकी स्किन केयर क्या होनी चाहिए? देखिए, स्किन केयर आपको 2 रेजीम्स लाज़मी फ़ॉलो करनी चाहिए, एक मॉर्निंग रूटीन और एक नाइट रूटीन। ठीक है। मॉर्निंग रूटीन में वही आप अपना क्लेंज़र या फेस वॉश यूज़ करें। ठीक है। आइडियली जो रिकमेंडेड है, अगर आप रात को अच्छी तरह क्लेंस करके, मॉइस्चराइज़ करके, अपने सीरम्स लगा के अपनी नाइट रूटीन फ़ॉलो करके सोएं, तो सुबह फेस वॉश इज़ फाइन। लेकिन है। अगर आपने इन द होल डे आपने कोई मेकअप किया है, मेकअप रिमूव फिर किया है, तो फिर आप क्लेंज़र यूज़ करें। लेकिन हम तो वो लोग हैं जो मेकअप भी रिमूव नहीं करके सोते। तो क्या मेकअप ना रिमूव करना एजिंग की तरफ लेके जा सकता है? मेकअप रिमूव ना करना एजिंग और पता नहीं किस किस की तरफ लेके जा सकता है। सबसे जो
इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो यही है कि आपने जब रात को सोना है ना तो आपने अपनी स्किन को इतना अच्छा करके सोना है कि वो पूरी रात ब्रीथ करे। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा लोग आते हैं हैवी मेकअप के साथ, शादी से आते हैं, किसी भी पार्टी से आते हैं और जस्ट बिकॉज के थके हुए हैं और लेथार्जीनेस की वजह से ऐसे ही सो जाते हैं। ट्रू। अब आपकी स्किन पे ओवरनाइट वो सारा मेकअप लगा रहता है, सारे इम्प्योरिटीज़ आपके पोर्स में जाती हैं और फिर आपको 1 या 2 दिन के बाद वही एक्ने का इशू हो जाता है। बिल्कुल तो ठीक है। मेकअप रिमूव ना करना तो इट इज़ बेसिकली अ सिन आप कह लें। ठीक मेकअप है। लाज़मी अपनी रूटीन में अपने आप वैनिटी में मेकअप रिमूवर्स, मेकअप क्लेंजर्स आज तो इतने अच्छे-अच्छे और अफोर्डेबल आ चुके हैं। और वैसे आई ऑनेस्टली बिलीव कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते या आप लोगों को मेकअप रिमूवर्स कोई सूट नहीं करते तो कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट मेकअप कोकोनट ऑयल रिमूवर। इज़ द बेस्ट मेकअप रिमूवर। कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेली अगर आपके पास अवेलेबल है आप उससे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो है मुझे ये बताया, आपने कहा कि जी मेकअप हैवी करते हैं, तो क्या मेकअप स्किन पे रखने का कोई टाइम भी होता है कि इतने टाइम बाद ज़रूर फेस वॉश कर देना चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम लोगों में हम देखते हैं सुबह 8 बजे 9 बजे ऑफिस टाइम में किया और रात 10-11 तक वही मेकअप लाइक फॉर 12-13 आवर्स गुड चलता रहा। इज इट राइट प्रैक्टिस? ऐसे लोगों के लिए फिर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर वो इतना पूरा दिन मेकअप रख रहे हैं तो फिर अपनी स्किन केयर रूटीन को भी उतना ही अच्छा रखें। अपनी स्किन केयर पे इन्वेस्ट करें, अपनी स्किन ठीक को है। टाइम दें। उतना अब आप टाइम कहेंगी मेकअप भी महंगा खरीदें, हमने तो नहीं खरीदना। चले मेकअप महंगा, आप अफोर्डेबल मेकअप ले लें, ड्रग ठीक स्टोर है। मेकअप ले लें, ठीक है। लेकिन फिर अपनी स्किन केयर को टाइम दें। आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर लें और अपनी फॉर एग्जांपल आप 5 दिन लगातार मंडे टू फ्राइडे वीकडेज पे मेकअप कर रहे हैं, फिर कोशिश करें सैटरडे संडे को अगर आप घर पे हैं तो फिर तो अपनी हम स्किन को पार्टी पे दोस्तों से मिलने कब जाएं डॉक्टर साहिबा, और मेकअप के ज़रूर बगैर? ओ माय गॉड। ज़रूर मेकअप करें, मेकअप के साथ जाएं, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें, वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो आपको पता है आपकी स्किन पे सूट करते हैं। ट्रू। अब एक पेशेंट की ऑयली स्किन है, हम्म। आप फाउंडेशन भी वही यूज़ कर रहे हैं जो ऑयल बेस्ड है, तो आप देखें ऑयल के ऊपर आप ऑयल लगा रहे हैं तो वो क्या एंड रिजल्ट आपको देगा। बस दरिया बहने की देर है। कोई नहीं, हम इसमें सिर्फ सिंपल आप ये चीज समझाना चाह रही हैं कि अगर स्किन ऑयली है तो वो प्रोडक्ट्स यूज करें जो आप आपकी ऑयल बेस्ड ऑयल को। फाउंडेशन लें, ऑयल बेस्ड फाउंडेशन लें। जिनकी ड्राई स्किन है ऑयल बेस्ड फाउंडेशन उनके लिए रिकमेंडेड है। ड्राई के लिए आप ऑयली यूज करें ताकि वो हाइड्रेशन दे, और जो हाइड्रेटेड हैं जिनकी ऑयली है वो ड्राई प्रोडक्ट्स यूज करें ताकि स्किन ड्राई रहे। दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट और हम कोशिश करेंगे कि फॉलो करें। आजकल हम देखते हैं कि विटामिन्स का खाने में इनटेक भी और लगाने में भी बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें विटामिन सी जो है वो टॉप लिस्ट पे आता है। तो क्या विटामिन सी को जो है वो हम यूज़ किसी भी टाइम पे कर सकते हैं या रात में करना ज़्यादा सही है? विटामिन सी को आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा पेशेंट यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक्नी के जो पेशेंट्स होते हैं, एक 50 to 80% लोगों में एक्नी विटामिन सी से और ट्रिगर हो जाती है। ट्रू। तो बेसिकली आपने एक्नी को पहले सेटल डाउन करना है, एक्नी को बिठाना है, ठीक फिर है। टूवर्ड्स सीरम्स जाना है जो कि आप यूज़ करना चाह रहे हैं अनटिल अनलेस वो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। लेकिन डॉक्टर साहिबा आजकल बहुत ज़्यादा ये कॉमन देखने में आ रहा है कि लीमू, चीनी मुंह पे स्क्रब यूज़ कर रहे हैं, टमाटर डायरेक्टली मुंह पे अप्लाई किया जा रहा है। इज़ इट सेफ? देखिए होम रेमेडीज़, होम प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो सेफ़ हैं, लेकिन वही बात है कि आप अपनी स्किन टाइप का हर किसी को पता होना चाहिए। ठीक है। आप देखें कि एक पेशेंट ऑलरेडी एक्नी से, एक्नी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वी हैव एक्नी वल्गैरिस, एक बैक्टीरिया है, पस है, सिस्टिक एक्नी है, अगर आप उसके ऊपर देखें लीमू लगा रहे हैं, सिट्रिक एसिड लगा रहे हैं, तो आप जस्ट बिकॉज देखे कि किसी ने टीवी में बता दिया या इस तरह से, नहीं, मेरी पिछली गली में जो एक आंटी रहती हैं उनको बहुत अच्छी फ़र्क पड़ता है उससे, तो मैं क्यों ना लगाऊं? देखिए हर किसी की स्किन टाइप जो है वो डिफरेंट है। अगर तो आपको आपकी स्किन टाइप का बहुत अच्छे से पता है तो आप फिर तो ठीक है यूज़ करें, ठीक है। और ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपके डॉक्टर भी आपको कह रहे हैं कि ठीक है इस प्रोडक्ट में ये चीज़ है, या फिर आप सेकंड ऑप्शन आप रिसर्च कर लें, गूगल है हर किसी के पास। इतना टाइम किसके पास है? हमारे पास तो नहीं है। वी आर वेरी देखिए बिजी। अगर आपने स्किन पे कुछ करना है, अगर आप ग्लो चाहते हैं, अपनी स्किन अच्छी चाहते हैं, तो फिर थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अगर आप हमें अभी कहें ना कि आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए ये क्रीम, ये ब्लीच या ये प्रोडक्ट जो है दैट इज़ वेरी गुड, हम उसको आज ही यूज़ करने को रेडी हैं।
लेकिन अगर आप हमें ये कहें कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ करें तो कोई 4-5 साल में आपकी स्किन बहुत अच्छी, बहुत हाइड्रेटेड और बहुत फैबुलस रिजल्ट्स होंगे, तो हम उसको यूज़ करने को रेडी नहीं हैं। तो सेम इज़ द केस, आई बिलीव कि लीमू से लोगों को ये लगता है, जो मैंने कॉन्सेप्ट सुना है और एक्सपीरियंस किया है पेशेंट्स में सारा, वो ये कहते हैं कि जी ब्लीचिंग बड़ी अच्छी हो जाती है लीमू के साथ। तो उस वही बात ब्लीचिंग है, को स्किन टाइप की बात है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स जिनको इनसे फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनकी एक्नी इससे ट्रिगर हो जाती है, लीमू से। मैं खुद एक इस तरह की पेशेंट रही हूँ अपनी टीनेज लाइफ में, जिसको एक्नी का बहुत बड़ा मसला इशू था। रहता था। और जो भी कोई आता जाता था, आता मशवरे। जाता बस जिसने देख लिया, आते जाते फ्री का एक मशवरा, इस पे ये लगा लो। मैंने एक मिथ सुनी थी, इस पे डिस्प्रीन लगा लें। ओह माय गॉड! आपका जब भी दाना निकला, आप उस पे डिस्प्रीन लगा लें, आपने पानी में लगाई? मिक्स करके। नहीं, मैंने नहीं लगाई। ओह दैट्स गुड। अदरवाइज आई वुड बी, हाँ अच्छा, क्या इफेक्ट्स क्या थे उसके? क्योंकि हम जब लोगों के कॉन्सेप्ट सुन रहे होते हैं ना, और आप पेन में होते हो, मैं तो इस चीज़ पे मैं गलत सही किसी भी पेशेंट को नहीं कहती। मुझे ये लगता है कि जो जब तकलीफ में होता है ना इंसान, ट्रू। उसको जो मिलता है वो लगा लेता है, क्योंकि उसको लगता है शायद इससे ठीक हो जाए। और एक्ने को पता नहीं हम कोई गुनाह समझते हैं अपनी सोसाइटी में कि ये तो तौबा नहीं हो सकती। देखिए, एक्नी जिस भी पेशेंट को है ना, आई रिकमेंड के एक्नी का रूट कॉज वो देखें, बिकॉज एक्नी के कॉजेज डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल, हार्मोनल इम्बैलेंस है जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सेकंड पे आपका स्ट्रेस है। ये ठीक दो है। मेन कॉजेज हैं जिनकी वजह से एक्नी आपकी सबसे ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है। तो अपना रूट कॉज आप पहले एरेडिकेट करें, ठीक और है। उसको एरेडिकेट करने के लिए आपको पहले उसका पता होना चाहिए कि कॉज है क्या। ठीक है। तो ट्राई करें कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें, अपने एक्नी का रूट कॉज पता करें कि आइदर इट इज़ ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस और ड्यू टू स्ट्रेस, फिर उसको एरेडिकेट करने की कोशिश करें। हमने बात की दांतों की, बालों की, स्किन की, और आई होप कि हम सब उसको जो है ना वो इसी तरह से काटर करने की कोशिश करेंगे जैसे आपने हमें बताया है। लेकिन कोई एक लास्ट मैसेज जो आप हमें देना चाहें, कोई चीज़ जो आप हमें समझाना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें कि ये ज़रूर अपनी स्किन केयर में, हेयर केयर में या डेंटल केयर में ज़रूर करें। स्किन केयर में तो अपनी स्किन केयर रूटीन सबसे अच्छी रखें। बिल्कुल 2 ठीक है। रूटीन्स फॉलो करें, दैट इज़ द मॉर्निंग रिजीम एंड द नाइट रिजीम। ठीक है। अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करें। फेशियल्स, हाइड्रा फेशियल पे इन्वेस्ट करें। वही स्किन प्रोडक्ट्स, अपनी स्किन टाइप को पहले देखें कि स्किन टाइप क्या है, स्किन टाइप कौन सी स्किन टाइप पे कौन से प्रोसीजर्स, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। अपने बालों की केयर करें, बालों के प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ठीक है। दैट वाज़ अ और वेरी एंड लास्ट, अपने दांतों का ख्याल रखें। वो खाना खाएं जो आपको पता है कि बाद में आपने ब्रश करके इसको उतारना भी है। और एक मैसेज है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो दूसरों का नाम बताएं कि आपने क्या खाया। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं लगाएंगे तो खाना हजम कैसे होगा? आप ज़रूर स्टोरी लगाएं, लेकिन फिर आप जो खाना खा रहे हैं ट्राई करें कि उसको ब्रश आउट भी करें, वरना जब भी आप गैदरिंग्स में जाएंगे बाकी लोगों को भी ज़रूर पता लगेगा। दांतों में फंसा रह जाएगा ना खाना, जी। तो ज़रूर पता चलेगा। दैट वाज़ अ वेरी गुड मैसेज, एंड बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, और हम कोशिश करेंगे कि हम उनको ज़रूर फॉलो कर सकें। और मैं तो जा रही हूँ नवाल के साथ आज इसके क्लिनिक पे अपने बाल करवाने, अपनी स्किन को अच्छा कराने और डेंटल भी कराने। आज पूरा दिन इसको अपने साथ ही बिजी रखूँगी। आपको अगर पॉडकास्ट अच्छा लगे तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियोज़ जो आपको पसंद आती हैं, जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स उससे खुद को भी बेहतर कर सकते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू।